जब शारीरिक अक्षमता बेबसी बनकर सामने खड़ी हो जाए तो फिर हौसले ही होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको जीत की ओर ले जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। कहते हैं अगर सपने आसमान सरीखे हों तो हौसले भी फौलाद जैसे चट्टानी होने चाहिए। जहां एक आम इंसान हार जाता है, वहां एक हौसले से जीता खिलाड़ी दुनिया को जीत लेता है। जिंदगी की रफ्तार से अमित कभी नहीं हारे। हार अमित के पास आती रही और अमित हार से एक कदम आगे बढ़कर जीत को गले लगाते रहे। श्री अमित कुमार सरोहा वर्ष 2013 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जीत और बिखरी हुई जिंदगी के बीच में अमित सरोहा के साहस का एक ऐसा किस्सा है जो किसी को भी सुनने और सुनाने पर मजबूर कर देता है। मैं अमित सरोहा हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। भैयापुर मेरा गांव है। 2007 सितंबर में मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी। एक रोड हादसा हुआ जिसमें हमारी गाड़ी की ट्रक के साथ हो गई थी और वहीं एक चलता फिरता आदमी कम्प्लीटली व्हीलचेयर पे आ गया। अमित सरोहा की जीत से सजी जिंदगी में दर्द के कांटे भी हजार हैं, लेकिन जिसके सिर पर जीत का ख्वाब हो उसे हार का हर डर बौना लगता है। तो खेल हरियाणा में बात आज एक ऐसे खिलाड़ी की जो शारीरिक तौर पर तो अक्षम है, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं कि भारत की झोली में कई सारे गोल्ड, कई सारे सिल्वर उन्होंने लाए हैं। क्लब थ्रो हो चाहे डिस्कस थ्रो, माहिर खिलाड़ी जिनका नाम है अमित सरोहा। और आज खेल हरियाणा में बात इन्हीं खास खिलाड़ी से और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ दिलचस्प कहानी रही इस संघर्ष के पीछे और आगे क्या कुछ सपना है। अमित, स्वागत है आपका। खेल हरियाणा की टीम जब सोनीपत के साई सेंटर में पहुंची तो नजारा कुछ ऐसा था। तमाम नामी खिलाड़ी यहां परफॉर्म कर रहे थे। इस भीड़ में हमारी नजर एक ऐसे खिलाड़ी पर थी जो इन सब से अलग था। पहली बार जब अमित को देखा तो लगा कि शारीरिक तौर पर मजबूत होना ही खिलाड़ी होने की परिभाषा नहीं है। खिलाड़ी तो खेल को जीता है और अमित के लिए तो उनका खेल ही उनकी जिंदगी है। खास बात ये, क्योंकि आपके बारे में आज खास तौर पर जानना चाहते हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं आपकी इनसाइड स्टोरी आखिर है क्या। शारीरिक तौर पर अक्षमता है, इसको कैसे आपने हौसलों के तौर पर तब्दील कर दिया। ये बड़ा बहुत ये दूसरे जो स्पेशल खिलाड़ी हैं उनके लिए भी एक तरह से मिसाल साबित हो रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है क्योंकि वो भी बहुत सीनियर और पुराने खिलाड़ी हैं और काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। बट ये है कि मेरे लिए स्पोर्ट्स एक पैशन था और 2007 में मेरे को रोड एक्सीडेंट में इंजरी हुई। उसके बाद 6 महीने हॉस्पिटलाइज रहा तो कुछ दिख नहीं रहा था कि चलता फिरता आदमी व्हीलचेयर पे वो क्या करे। तो वहाँ एक अमेरिकन लड़के से मुलाकात हुई। उसने वो व्हीलचेयर रग्बी को इंडिया में प्रमोट करने के लिए आया था। और इंटरेस्ट पहले से ही था स्पोर्ट्स का, तो यही था कि भाई चलो कुछ ना कुछ तो करें, अब लाइफ में बिजी रखने के लिए कुछ किया जाए। तो व्हीलचेयर रग्बी को इंडिया में प्रमोट किया, शुरुआत की। और फर्स्ट टाइम आईवाज वर्ल्ड गेम हुए थे बेंगलोर में जी 2009 में। तो वहाँ एज ए इंडियन टीम ने इंटरनेशनल लेवल पे व्हीलचेयर रग्बी में भी पार्टिसिपेट किया और ब्राज़ील के साथ हमारे डेमो गेम्स हुए। बट रग्बी इज़ ए टीम गेम। तो उसको खेलने के लिए कम से कम 7 लोगों की ज़रूरत है और इंडिया जैसी कंट्री के सिस्टम में पैरा स्पोर्ट्स का अवेयरनेस है नहीं। तो 7 लोगों को, मेरी इंजरी के 7 लोगों को एक जगह इकट्ठा करके ट्रेनिंग कराना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वहाँ एथलेटिक्स के प्लेयर देखे, स्विमिंग के देखे, तो फिर डिसाइड किया कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो वहाँ से फिर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का पता किया। लोगों को पता भी नहीं था, फेडरेशन को भी नई नॉलेज थी कि क्या कैटेगरीज होंगी, क्योंकि आज तक किसी प्लेयर ने शुरुआत ही नहीं की थी। मेरी जो इंजरी है वो पैरा स्पोर्ट्स की सबसे सीवियर डिसेबिलिटी कही जाएगी कि जो पैरा स्पोर्ट्स शुरू होता है वो मेरी इंजरी से शुरू होता है। तो इंडिया में तो कोई था ही नहीं, वो लोग बता नहीं पा रहे थे कि आपकी क्या कैटेगरी होगी। बट इंटरनेट से निकाला, लोगों से मदद ली, काम किया, शुरुआत की, शुरू किया, ट्रेनिंग की और पता किया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में आपका इवेंट है शॉर्ट पुट। तो बस वहाँ से फिर एक जुनून की तरह शुरुआत हुई और आज आपके सामने हूँ यहाँ पे। हादसे के बाद से अमित की जिंदगी भले ही बदल गई हो, लेकिन खेल के प्रति उनका नजरिया बिल्कुल भी नहीं बदला। दर्दनाक हादसे में शरीर टूट गया, लेकिन हौसला नहीं। और यही कारण है कि इस हादसे को भी अमित भगवान की रहमत बताते।
कहीं ना कहीं हमारे दर्शक भी समझ पा रहे होंगे कि जो उतार चढ़ाव अमित सरोहा की ज़िंदगी में रहे, और लेकिन खेल का जो जज्बा था, उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया, इंटरनेट पर सर्च किया, कई सारे लोगों से मदद मांगी और खुद को एक ऐसे मुकाम पर लाकर आज खड़ा कर दिया। हम कह सकते हैं, चलिए, एक सफल इंसान के पीछे कहीं ना कहीं कई सारे लोगों का हाथ होता है, कई सारे लोग उनको मदद करते हैं, लेकिन खुद के एफर्ट्स और खुद का जो हौसला है वो अगर डगमगाया नहीं, वो अगर स्थिर रहा, और वही एक रीज़न था जो उनको कामयाबी की राह पर आगे ले गया। देखिए, मेरी फैमिली में मेरी मदर हैं, मेरे 2 ब्रदर हैं और उनकी मिसेज 2 बेटियां हैं और छोटा सा परिवार है। फादर मेरे एक्सपायर हो गए थे और मतलब फैमिली से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है। फैमिली के साथ साथ मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो साथी रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है मेरी ज़िंदगी में। मेरे जो छोटे भाई हैं उनका, साथी देवेंद्र हैं इनका, और मेरे कोचेज। ये लगा लीजिए कि जब एक आदमी खुद से पानी भी नहीं पी सकता है और वो ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब मेरे से ज़्यादा ये मेडल इन लोगों को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इतना सपोर्ट किया है। वही ट्रेनिंग पे लेके जाना, वही ट्रेनिंग कराना, सब कुछ मुझसे ज़्यादा एफर्ट इन लोगों का। एकेडमिक की अगर मैं बात करूं, अक्सर देखा जाता है खिलाड़ी के सामने धर्म संकट की स्थिति होती है। जब वो प्रॉपर खेल में कंसंट्रेट करना चाहता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई, जो उसका एकेडमिक एरिया है, वो खाली रह जाता है या वो पीछे छूट जाता है। तो बैलेंस कैसे कर पा रहे हैं? क्या एकेडमिक अभी आपकी चल रही है या कहाँ तक आप कर पाए? अभी तो एकेडमिक मेरी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन तो मैंने इंजरी से पहले ही कर ली थी और मास्टर्स कर रहा था मैं, बट ट्रेनिंग के साथ साथ नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। जेबीटी किया हुआ था। तो अभी रिसेंटली हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज ए कोच मेरी जॉब है। अच्छा। जिसका किरदार मैं अभी तो कम निभा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी हूँ। हाँ। और कोचेज के अंदर मैं खेल रहा हूँ। हाँ। बट फ्यूचर का यही प्लान है कि जिस तरह की मेरे को जॉब चाहिए थी, उसी तरह की गवर्नमेंट ने मेरे को जॉब दी है। ठीक है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पैरा स्पोर्ट्स के लिए कि इंडिया में हरियाणा ही सबसे पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने पैरा स्पोर्ट्स को इक्वल जर्नल की तरह कैश अवार्ड और नौकरियां। अच्छा, जो दूसरे खेल हैं, जो जनरल कैटेगरी के खेल हैं, जी, उनको स्पेशल और डिसेबिलिटी के जो आपने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हाँ, उनके साथ बराबर का दर्जा दिया। इकोनॉमिकली और मतलब जॉब के हिसाब से। बिल्कुल। अभी बहुत बड़ी कामयाबी। 5 एथलीट हमारे, 6 एथलीट पॉलिसी के रिगार्डिंग जॉब मिल चुकी है, जिसमें से 4 स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोच हैं और 2 हमारे लड़के पंचायती राज में क्लर्क की जॉब उनको दी गई है। मतलब काफ़ी पॉजिटिव है और बहुत मान सम्मान दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट है। अमित, एक अगर हम पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि शुरुआत में हमने बात की कि इंटरेस्ट बहुत कम है, अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया पैरा ओलंपिक जिस तरह से दूसरे खेल हैं या दूसरे देशों में जिस तरह से पैरालंपिक का है। व्यवस्था कैसी है? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा? क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ ना, अब तक लोगों की मेंटलिटी ही सेट नहीं हुई थी उस चीज़ के लिए कि पैरा स्पोर्ट्स को मतलब डेवलप की तो हम सोच ही नहीं सकते। जब हमारे जो होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स में भी 2 रूम व्हीलचेयर फ्रेंडली होते हैं। अगर 2 से ज़्यादा कोई व्हीलचेयर बाउंड चला जाता है तो उनकी मजबूरी हो जाती है, वो हमारे को स्वीट्स दे देते हैं कि सर हमारे पास रूम्स नहीं हैं और हम नहीं मैनेज कर पाएंगे, तो आप स्वीट्स में रुक जाइए। तो जब हमारे होटल्स की ये हालात हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक नॉर्मल एरिया में कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं। बट हम लोग ज़्यादा उसकी कंप्लेंट और उन सब चीज़ों के पीछे नहीं जाते, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन का नाम ही त्याग है और हमारी लेकिन फिर भी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें अमित सरोहा कर रहे हैं। आपके इन बातों को सुन के वाकई में जो लोग मुफलिसी में जी रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मिल रहा होगा। लेकिन सिर्फ क्या हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ये बातें कह दें? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जिस तरह से दूसरे देशों में और हमारे यहाँ तो खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं और गोल्ड जीत रहे हैं। देखिए, तो सरकार को सबक नहीं लेना चाहिए? ऐसे और भी खिलाड़ी हो सकते हैं। देखिए, मैं सरकार को ब्लेम नहीं करूँगा। हाँ,
हो रहा है, बट जिस लेवल पे होना चाहिए धीमी गति से हो रहा धीमी है। गति से हो रहा है, बिल्कुल उसकी स्पीड। एक्चुअली क्या है ना सर, फेडरेशंस ने काम नहीं किया पिछले 20 साल से। पैरा स्पोर्ट्स को डेवलप करने में फेडरेशन का कोई खास योगदान रहा नहीं। पिछले 4 साल से जब दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स हुए जी। हैं, उसके बाद लोगों को थोड़ा पता चला कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ इंडिया में पैरा स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट किया जी। गया, और मतलब वहाँ ये लगा हाँ कि भाई पैरा स्पोर्ट्स भी कुछ है, लोगों को पता चला। उसके बाद चेंज आया है, अभी हर एक सेंटर में व्हीलचेयर एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, जो नहीं थे पुराने उनमें भी चेंज किया जा रहा है। जैसे मैं आपको गांधीनगर साई सेंटर का एक उदाहरण देता हूँ, सोनीपत साई सेंटर देख लीजिए, बिल्कुल फुल्ली व्हीलचेयर एक्सेसिबल हो चुका है, पहले नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, और ये ब्लेम करना कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, मेरे हिसाब से ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात और कही। दूसरा और मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में 2 व्हीलचेयर फ्रेंडली क्या पैरा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक 10-10 एकड़ के 2 सेंटर बनाए जा रहे हैं, एक मोहाली में और एक उज्जैन। तो मतलब वो स्पेशल ही पैरा स्पोर्ट्स को देख के सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हमारे बीच हो रही हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा वो अनुभव रहा आपकी इस स्पोर्ट्स की ज़िंदगी में, जब आपने स्पोर्ट्स में एंटर किया, एक आपका अपना जज्बा रहा खेलने का, आपके अपने गोल्स रहे, आपने कई सारे गोल्स अचीव किए होंगे, कई सारे अभी गोल आप बना रहे होंगे, ये सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा। एक पीछे अगर इतिहास पर नज़र डालें, कौन सा ऐसा इवेंट आपको लगता है जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया? ऐसा कोई आपको खेल या कंपटीशन को याद आता है? देखिए, मैं फर्स्ट मेडल मेरा पैरा एशियन गेम 2010 में आया था। और वो काफ़ी मतलब कम ड्यूरेशन के दौरान मैंने इवेंट खेला था, तो वो मेडल एक तरीके से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और दूसरा एक मैं जो मिस करता हूँ, वो लंदन पैरा ओलंपिक्स गेम्स को मिस करता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं मेडल के काफ़ी नज़दीक था, बट बाय बैड लक कहूँगा कि मैं अपना मेडल मिस करके आया हूँ। और उसी को सोचते हुए अब रियो की तरफ पूरा फोकस है, और अपनी तरफ से बेस्ट देके कंट्री के लिए मेडल लेके आऊँगा। चलिए, रियो से काफ़ी उम्मीदें अमित सरोवा को हैं, और अमित सरोवा जैसे तमाम खिलाड़ी जो रियो में अपना भूमिका निभाएंगे, वहाँ पर जो भाग ले रहे हैं, उनको भी काफ़ी उम्मीदें हैं, और पूरा देश उम्मीद रखता है कि इस खेल में जो कंपटीशन आगामी होने वाले हैं, उसमें अमित सरोवा काफ़ी सारे मेडल्स जीतकर भारत की झोली में लाएं। और जिस पैरा ओलंपिक खेल की हम बात करें, जिसकी लोकप्रियता अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो व्यवस्थागत जो ढांचा है वो अभी भी कमज़ोर है पैरा ओलंपिक को लेकर। हालांकि कवायदें सरकार द्वारा की जा रही हैं, लेकिन जो भी कवायदें हो रही हैं बहुत ही धीमी गति से हो रही है, लेकिन खिलाड़ी एक के बाद एक सामने निकल करके आ रहे हैं, भले ही संसाधनों की कमी उनको झेलनी पड़ रही है। लेकिन हमारा मकसद है खेल हरियाणा में कि हम ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में आपको बताएं, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष देखा है और अभी भी संघर्ष से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि संघर्ष खत्म हो गया, अगर संघर्ष है तभी कामयाबी भी मिलती है। लेकिन अमित सरोहा जैसे खिलाड़ी जो शारीरिक तौर पर भी अक्षम हैं, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं कि अभी भी कई सारे इवेंट्स का वो सपना देखते हैं, अभी भी कई सारे प्रतियोगिताओं का वो सपना देखते हैं, रियो में जीतने का सपना देखते हैं। तो इससे कम क्या हो सकता है, ये अपने आप उनके हौसले, उनकी उम्मीदों को बयां करता है। फिलहाल खेल हरियाणा में अमित सरोहा के साथ फिलहाल इतना ही बात को काटूंगा क्योंकि आपने कहा ना कि अक्षम, मेरे को इस बात से ना बड़ी खुंदक फील होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ना डिसेबल्ड लोगों ने या लोगों की मेंटलिटी वो हो गई है कि नहीं इंजरी है या विकलांग है तो बेचारे। ये बेचारा जो शब्द है ना, हम लोगों का सबसे पहला जो मकसद है ना, वो इस बेचारे शब्द को खत्म करना है। नहीं भाई, हम लोग वर्ल्ड क्लास लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, ओलंपिक मेडल दे रहे हैं कंट्री को, बिल्कुल हमारे को बेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जा रहे हैं कंट्री के, एशियन गेम में मेडल दे रहे हैं, एशियन रिकॉर्ड के साथ दे रहे हैं। तो यहाँ ना लोगों की मेंटलिटी हो गई है, कुछ लोग इसमें सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। हाँ कि नहीं यार, हम डिसेबल्ड हो गए हैं तो हमारे को सिंपैथी चाहिए। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप अपनी पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म करो, रिजल्ट दो, एक सम्मान जो होना चाहिए वो सम्मान के हकदार हो आप, ना कि नहीं। बिल्कुल अमित, आप जो बात कह रहे हैं वाकई में बिल्कुल काबिले तारीफ है, और जो बातें रख रहे हैं उसको गौर करने वाली बात भी है। एक धारणा, एक मानसिकता जो है वो कम से कम भारत में अभी भी है लोगों के अंदर,
जो विकलांग हैं, जो डिसेबल हैं, उनको अलग नज़रिए से देखा जाता है, बेचारे की धारणा से उनको देखा जाता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात अमित सरोहा ने आसानी से कह दी अपने दर्शकों के लिए, और कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं अमित सरोहा के इस बात से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़रूर सबक लेंगे और ये सोच रहे होंगे कि वाकई में इस तरह की कैटेगराइज उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन जो परफॉर्मेंस है उनका वो देखा जाना चाहिए। अमित सरोहा, हमारा भी मकसद जो है इस तरीके से आपको प्रेजेंट करने का नहीं, भले ही दूसरे मीडिया चैनल्स आपको इस तरह से दिखाएं, लेकिन हमारा बिल्कुल मकसद ऐसा नहीं है। हम तो आपको एक मिसाल के तौर पर दिखाना चाहते हैं ऐसे डिसेबल खिलाड़ियों के लिए जो हार मान रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद खो रहे हैं। वो उम्मीद ना खोएं, वो हौसले को बांध के रहें, क्योंकि अमित सरोहा अगर जीत सकते हैं तो आप भी जीत सकते हैं। बिल्कुल, और आप कंट्री के लिए मेडल जीत सकते हैं और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा स्पोर्ट्स में, मैं यही कहूँगा अगर आप एफर्ट करेंगे। बिल्कुल अमित, मैं 2-3 चीज़ें और जान लूँ आपसे, क्योंकि वक्त भी आप कम बचा है और जानने के लिए यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका एक लंबा करियर रहा है स्पोर्ट्स पे, अभी आगे आपको खेलना है। आपको दूसरे जो डिसेबल खिलाड़ी हैं और इस फील्ड में पैरालंपिक में अगर आप डिस्कस थ्रो खेलते हैं, अगर आप क्लब थ्रो खेलते हैं, तो आपको लगता है इसमें आप कितनी खिलाड़ियों के आने का सिलसिला, जो अनुपात है, रेशो है, वो बड़ा है या घटा है? क्या लगता है आपको पहले से? देखिए, पहले की देखा जाए पहले के अकॉर्डिंग तो मेरे हिसाब से पिछले 4 साल में इतना चेंज आया है और नए नए लड़के आ रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं और इतना पोटेंशियल बढ़ा है। लास्ट एशियन गेम 2010 में इंडिया के 11 मेडल थे टोटल और 1 गोल्ड था। इस बार 33 मेडल हैं और अगर और सब कुछ अच्छा रहा तो रियो में और नेक्स्ट इंडोनेशिया जो एशियन पैरा गेम होंगे, इंडिया बहुत ही अच्छी कंडीशन में होगा, क्योंकि अब मिनिस्ट्री भी सपोर्ट कर रही है, फेडरेशन में भी सुधार हो रहा है। इसका मैं बहुत बड़ा ब्लेम फेडरेशन को दूंगा, क्योंकि उन लोगों ने काम नहीं किया। उन्होंने पैरा स्पोर्ट्स को पिछले 10 साल में 10 साल और पीछे धकेल दिया, क्योंकि अगर वो काम करते तो हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल है कि वर्ल्ड में बेस्ट 5 में हम लोग होते हैं मेडल टैली में। इतना पोटेंशियल मैं कहूँगा। हम लंदन ओलंपिक पैरा ओलंपिक की बात मैं बताता हूँ, वहाँ कमेंटेटर मजाक कर रहे थे इंडिया का कि 125 करोड़ लोगों में से ये 10 एथलीट आए हैं इंडिया से, ये बड़े ही शर्म की बात है। मलेशिया जैसी कंट्री से 30-30, 40-40 प्लेयर आ रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें भी बड़ा फील हो रहा था, बट करें क्या। उस टाइम पे फेडरेशन के ऐसे हालात थे, इन्होंने नहीं क्वालिफाइंग कराए। फेडरेशन पिछले 4 साल में 4 बार ही सस्पेंड हो चुकी है। तो ये पॉलिटिकली जो इश्यूज। नमस्कार सर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और कैसे हैं आप? कैसे जी? एकदम बढ़िया, एकदम मौज है। पॉलिटिकली कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाती हैं वो। हाँ, इंटरनल उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी हावी हो जाती है कि खिलाड़ियों के प्रति उनका ध्यान नहीं रहता, या कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, इस तरफ ध्यान नहीं रहता। बिल्कुल, उनके अपने ही झगड़े नहीं निपट रहे और इस वजह से कई बार फेडरेशन भंग हो जाती है। पिछले 4 साल में 4 बार फेडरेशन सस्पेंड हुई है, तो अभी भी सस्पेंडेड है फेडरेशन, अभी भी गवर्नमेंट के अंडर टेक ओवर हैं हम लोग। अच्छा अमित, मैं जानना चाहता हूँ, आपका अनुभव रहा है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है, किस तरह से पैरालंपिक की खेलों को और सही किया जा सकता है? क्या सुझाव आप देना चाहते हैं फेडरेशन के लिहाज से भी और सरकार को भी, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि इसमें अच्छे लोग आएँ जिनका इंटरेस्ट काम करने का है। फेडरेशन में सीनियर प्लेयर भी हो सकते हैं और सीनियर ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, बट काम करें। और अगर वो काम करेंगे, अब हम लोग ट्रेनिंग करें या मिनिस्ट्री के चक्कर लगाएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। अगर वो लोग काम करेंगे तो हम फ्री माइंड होकर अपनी ट्रेनिंग कर पाएंगे। और इंडिया का अगर पैरा स्पोर्ट्स ऊपर लेके जाना है तो एक साफ़ सुथरी अच्छी फेडरेशन होनी चाहिए और उस पर काम भी हो रहा है। मिनिस्ट्री भी इंटरेस्टेड है उसको साफ़ सुथरे लोगों को लेके आने के लिए आगे, और हम लोग भी उसमें पार्ट ले रहे हैं कि भाई ये किसी तरह स्टेबल हो जाए और अच्छे लोग आए, काम करें। अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड, नेशनल में 12 गोल्ड और इंटरनेशनल में 7 गोल्ड। खासकर हरियाणा में अगर हम बात करें, हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि हरियाणा में खेलों का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे ऐसे क्षेत्र में ऐसे ऐसे खेलों में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां हरियाणा दूर दूर तक नजर नहीं आता था। अभी भी मैं आपको लेटेस्ट यही, आप हरियाणा की बात ही कर रहे हैं, तो टोटल 33 मेडल आए हैं एशियन पैरा गेम्स में अभी इंचियोन में। उसमें से 11 जो मेडल हैं वो हरियाणा के हैं जी। उसमें से 1 गोल्ड और 4 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल
दिए हैं हरियाणा ने। तो मतलब ये कि हरियाणा तो बेस्ट रहा ही रहा है, चाहे वो ओलंपिक स्पोर्ट्स हो या पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स। और ना जाने कितने ही खिताब अपने नाम करने वाले अमित सरोहा आज भी मानते हैं कि पैरालंपिक में अभी भी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ना जाने कितने ही खिलाड़ी अब भी सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण पीछे रह जाते हैं और इसकी वजह स्पोर्ट्स फेडरेशन भी है और खुद खिलाड़ी भी। अमित, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पैरा ओलंपिक में आप खेलते हैं, डिस्कस थ्रो, क्लब थ्रो आपका खेल है और काफ़ी सारे इवेंट्स आप में पार्टिसिपेट आप कर चुके हैं, काफ़ी गोल्ड आपके नेशनल में है। क्या अनुभव रहा आपका, कितना दिलचस्प आप इसको मानते हैं, इस खेल में आपकी दिलचस्पी कैसे आई? देखिए, पैरा स्पोर्ट्स का इंडिया में इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, बट अब बाहर देखेंगे, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहाँ मैं आपको लंदन ओलंपिक का वाक़या बताता हूँ। वहाँ ओलंपिक गेम्स से ज़्यादा भीड़ पैरा ओलंपिक गेम्स के दौरान थी जी। वहाँ पब्लिक इतना सपोर्ट कर रही थी पैरा एथलीट को, हद से ज़्यादा। हमारे यहाँ भी अवेयरनेस कम है और इसीलिए कहीं हम मेडल भी मिस कर रहे हैं ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, मेजर इवेंट्स में। तो यही एक बड़ा कारण है। अदरवाइज हमारे यहाँ पोटेंशियल की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बट उसको निखारने की और संवारने की ज़रूरत है। बहुत मतलब समझना पड़ा आपको, खुद को समझना पड़ा कि बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में फेडरेशन भी अगेंस्ट थी, वो भी नहीं चाहते थे कि हम लोग खेलें, या मेंटलिटी ये थी कि भाई हो सकता है उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और कंट्री का इंटरनेशनल लेवल पे नाम, अगर आप उस लेवल का परफॉर्म नहीं करते हैं तो वो थोड़ा सा ऑड ही लगता है कि भाई देश का नाम खराब हो। तो वो चीज़ें थी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी एफर्ट करने पड़े, बट ऑल ओवर आज ये फील होता है कि आपने जो एफर्ट किए हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी काम आ रहा है। आगे रियो ओलंपिक है और अमित की निगाहें अब इस ओलंपिक में गोल्ड पर टिकी। थैंक यू अमित सरोहा, आपने वक्त दिया अपना और इस बेशकीमती वक्त के लिए। तो अमित सरोहा हमारे साथ थे, पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी। डिस्कस थ्रो, क्लब थ्रो में कई सारे गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेशनल अर्जुन अवार्डी ये हैं, भीम अवार्डी ये हैं। फेहरिस्त लंबी है और ये फेहरिस्त दरअसल उसी कामयाबी की दास्ता को बयां कर रही है। उम्मीद करते हैं कि रियो ओलंपिक में भी इसी तरह से, इसी तर्ज पर अमित सरोहा जो है वो देश का नाम रोशन करें, देश के खाते में, उसकी झोली में एक और गोल्ड लेकर आएँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस एपिसोड को अमित सरोहा की ज़िंदगी को बताने का, दिखाने का मकसद हमारा यही है कि अमित सरोहा जैसे डिसेबल खिलाड़ी अगर हार मानकर बैठ जाए तो फिर आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी हानि इस हरियाणा प्रदेश को, कितनी बड़ी हानि इस देश को होगी। कई सारे मेडल से ये देश रह सकता है। फिलहाल खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।